हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 24। ठीक है, तो पिछले 2-3 लेक्चरों से हम है एसी सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं। उसका हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिया, थोड़ा हमने लैग लीड का कंसेप्ट समझा, और टाइम डोमेन एनालिसिस से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की तरफ कूदे थे, क्योंकि टाइम डोमेन में हमें वेव फॉर्म में से डील करना पड़ रहा था। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे फेजर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपके आर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर के बारे में अच्छी खासी मैंने एनालिसिस की थी। तो अगर आप यहाँ से देखें, ये है आपका रेजिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस अगर आपका वोल्टेज है वी आर और आई आर करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो अगर आप फेजर में मैंने देखा था कि जो मेरा वोल्टेज है वी आर और आई आर करंट अक्रॉस इंडक्टर कैसी होती है, सेम फेज में होती है। ठीक है, तो जब ये दोनों सेम फेज में होती है तो आप कह सकते हैं फेज एंगल क्या होता है मेरा। फेज एंगल मेरा होता है इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है कितना, 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेम फेज में है। ठीक है, तो आपका यहाँ से पावर फैक्टर जिसे आप बोलते हैं cos फाई। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है आपका, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो वो गया है आपका cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हो गई है आपकी 1। ठीक है, तो आपका प्योर रेजिस्टेंस अगर सर्किट में होगा तो उसका पावर फैक्टर होगा आपका यूनिटी, और वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होगा 0 डिग्री, मतलब वोल्टेज और करंट आपकी सेम फेज में होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने अगला कंपोनेंट था इंडक्टर। अगर ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वी एल और आपकी आई एल करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो आप लिखते थे, क्या लिखते थे, वी एल के लिए रिलेशन, वी एल के लिए आपका रिलेशन आता था एल डी आई एल बाई डी टी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका एल आपका टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसे डिनोट करते थे जे एक्स एल से, जहाँ पे आपके एक्सएल की वैल्यू होती थी 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने इसको क्या करा, इसको ही आपने जैसे ही आपने इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया, वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे ही आपने इसे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया, तो आपकी एल जे ओमेगा आई एल, ठीक है, इस तरीके से हो गई है आपकी इक्वेशन। तो अगर आप इसे फेजर की फॉर्म में देखें, तो अगर आपने वोल्टेज को रेफरेंस माना V एट एन एंगल 0, तो आप यहाँ से आपका I जो आती थी, IL आपकी आ जाती थी I एट एन एंगल -90। ठीक है, मतलब आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर के रेफरेंस में आपकी करंट अक्रॉस द इंडक्टर 90 डिग्री का आपका एंगल बनाती थी। तो आपका इस केस में पर्टिकुलर बात करें तो आपका पावर फैक्टर हो जाता था वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वो हो गया है यहाँ पे cos 90 हो गया है 0। इसके अलावा हम लोग देखते थे इस वोल्टेज के रेफरेंस में करंट लैग कर रही है, तो आपका पावर फैक्टर हो गया है 0 लैगिंग। ठीक है, तो यहाँ से एक तो मुझे पता चल रहा है XL जो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मींस XL आपका इंक्रीज कर रहा है अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, XL आपका डिक्रीज कर रहा है अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो। और इसके अलावा आपका आइडियल इंडक्टर में करंट वोल्टेज के रेफरेंस में 90 डिग्री लैग करती है, ये चीज़ आपने देखी। ठीक है, इसके बाद अगला कंपोनेंट था हमारा कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जा रही है IC और ये उसके अक्रॉस वोल्टेज है VC, तो आप VC की वैल्यू दे सकते हैं VC इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन IDT। ये आपने दिया किस डोमेन में, ये आपने इसकी एनालिसिस करी टाइम डोमेन में। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें तो आप क्या करते हैं, C को आप लिख लेते हैं किससे, XC से, और XC आपकी हो जाती है 1/J ओमेगा C।
तो यहाँ से जो है आप उसको अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है आपका 1/j IC, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने इसका जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन कर दिया है। अगर आप जो है पर्टिकुलर इस केस में भी जो है वोल्टेज को रेफरेंस माने V एट एन एंगल 0, तो आपकी जो है करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है I एट एंगल 90, ठीक है। तो अगर आप इसका जो है यहाँ पे फेजर ड्रॉ करें तो ये आपका जो है VC हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा मैं बना देता हूँ। अगर आप इसका फेजर ड्रॉ करें, ये अगर आपका V है तो आपका जो है IC करंट अक्रॉस द इंडक्टर है वो आपकी क्या कर रही है, इस वोल्टेज के रेफरेंस में 90 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा इन दोनों के बीच का 0, और करंट के कारण हमने लिख दिया है इसे 0 लीडिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें आपका XC जो होता है, XC आपका जो है फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर आपके XC की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है आपके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और वाइस वर्सा भी इसका रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो हल्का सा जो है मैंने यहाँ पे इन तीनों का आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा कंसेप्ट दिया कि आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में होती है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के रेफरेंस में 90 डिग्री लैग करती है, आइडियल कैपेसिटर में करंट वोल्टेज के रेफरेंस में 90 डिग्री लीड करती है, ठीक है। तो अब आपको जो है हल्का हल्का जो है इंडिविजुअली अलग अलग जो है इन सब कंपोनेंट्स के बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, इन सर्किट के जो है कॉम्बिनेशंस को जो है हम साथ में लेकर ही आपकी सर्किट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सर्किट जो हम लेंगे वो है हमारा RL सर्किट, ठीक है। RL सर्किट जो है हम जो है एनालिसिस करेंगे इसके बारे में और चीज़ों जो है कमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपका कोई R है और ये L है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपने इसके अक्रॉस जो है कोई वोल्टेज अप्लाई किया है V, ये है R और ये है L, ठीक है। तो क्या है आपने जो है, और एक किस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज है, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वाला वोल्टेज है आपने जो अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो है कुछ वोल्टेज आएगा, उसे आप लिख सकते हैं VR। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे आप लिख सकते हैं VL, ठीक है। अभी आप केवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से जो है आपकी I करंट जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप जो है यहाँ पे क्या लगा के, यहाँ पर अगर आप KVL लगाएं तो KVL लगा के आप इक्वेशन लिख सकते हैं V = VR + VL। चूंकि हम AC की बात कर रहे हैं, AC में ये सारा का सारा एडिशन जो होगा ये सब फेजर में ही होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा जब फेजर की बात आ ही गई है तो ये I करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इस वोल्टेज और इस करंट का जो है फेजर बनाएं तो ये दोनों सेम फेज में होंगी, ठीक है, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपने कहा ये आपका VR है, तो आपका I भी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है, ठीक है। अब इस इंडक्टर में ये I करंट जा रही है, ठीक है, ये I करंट यहाँ गई, तो ये I के रेफरेंस में आपके इंडक्टर में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। ये करंट यहां जा रही है तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब VL की वैल्यू इस I के रेफरेंस में कहां होगी, वो यहां होगी। वो कितनी हो जाएगी, वो VL हो जाएगी, ठीक है, VR + VL, ठीक है। तो जो वेक्टर में जो ये सम आएगा ये आपका V हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो है मुझे ये चीज़ जो है फेजर से समझ में आई। और जो है ये जो एंगल आएगा इसे बोलेंगे cos phi, और ये जो एंगल आएगा इसे आप बोलेंगे phi, ठीक है। ये आपका phi हो गया है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, क्या चीज़ हो गई है, फेज एंगल, ठीक है। अब यहां से जो आप जो है इस फेज एंगल की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। ये फेज एंगल कितना हो जाएगा, ये फेज एंगल हो जाएगा आपका tan phi LALKKA। लंब कितना है बोले तो आपका VL अपॉन ये हो गया है आपका
वी आर, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इसके अलावा जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसे टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लें तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी जे ओमेगा एल इंटू आई, और वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आर इंटू आई। तो आप जो है यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चूंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे केवल लिखना है तो ये हो गया है आपका ओमेगा एल इंटू आई, और वी आर आपका हो गया है आर इंटू आई। तो आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। ओमेगा एल को आप चाहे एक्सएल भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका जो पावर हो जाएगा, पावर फेज एंगल जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स वी एल अपॉन वी आर आप ले लीजिए, और चाहे आप लिख लीजिए 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई आरएल सर्किट दिया हुआ है और आपको जो है उस केस में उसका फेज एंगल निकालना है, एल और आर की वैल्यू आपको दी हुई है, एल और आर की वैल्यू, तो आप आसानी से जो है इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको जो है यहीं पे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आर है आपका 1 ओम और जो है आपका एक्सएल जो है वो भी है 1 ओम। तो आपको बताना है कि इस सर्किट का जो है पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो आप पावर फैक्टर जो है डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फेज एंगल निकालना पड़ेगा, फाई हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो बोले तो आपका हो गया है ये 10 इनवर्स 1, तो फाई की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। मींस आपका जो फेज एंगल उस समय पे होगा वो 45 डिग्री होगा। तो आपका पावर फैक्टर हो गया है cos 45, तो बोले तो 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आपने हल्का सा जो है मैंने फेजर यहां पे बताया आरएल सर्किट का, और इस तरीके से जो है मैंने उसकी एनालिसिस करी, और जो है आपके हल्का हल्का जो है आपके समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा समझिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट की एक विशेषता रहेगी, आपके आरएल सर्किट में करंट हमेशा क्या करेगी, करंट हमेशा लैग करेगी, ठीक है। क्या करेगी, करंट इज ऑलवेज लैगिंग, ठीक है। आपके आरएल सर्किट की आप विशेषता लिख दीजिए, आपकी करंट हमेशा लैग करेगी, ठीक है। और अगर आपकी बात करें पावर फैक्टर की, तो आपका पावर फैक्टर जो है इस केस में आपका यूनिटी से कम होगा और क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। आपके पावर फैक्टर की जो रेंज रहेगी आपके आरएल सर्किट में वो क्या रहेगी, आपका पावर फैक्टर जो है 0 से क्या रहेगा, 0 से ज्यादा, और 1 से क्या रहेगा आपका कम रहेगा, ठीक है। मोर देन, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। आपका क्या कर देंगे, 0 से जो है ज्यादा आपका पावर फैक्टर रहेगा और आपका जो है 1 से कम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका पावर फैक्टर 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो आप कह सकते हैं कि वो सर्किट जो है आपका आरएल सर्किट हो सकता है, ठीक है। ये कब घटेगा कब बढ़ेगा वो नेचर डिपेंड करता है इसमें। अगर VL ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपका जो है ये इस तरफ मूव करेगा, और VL अगर आपका कम होगा तो आपका पावर फैक्टर 1 की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या क्या चीजें कमेंट कर सकते हैं आरएल सर्किट को देख के, कि आपके आरएल सर्किट में आपकी करंट हमेशा लैग करेगी, और आपका जो है आरएल सर्किट का जो फेज एंगल है वो दिया जा सकता है 10 इनवर्स VL अपॉन VR या 10 इनवर्स XL अपॉन R, ठीक है। और यहां से जो है क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां कोने पे करवाया हल्का सा, ठीक है। तो आपका आरएल सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 0 से ज्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा, और किस नेचर का रहेगा, लैगिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आपको मैथमेटिकली प्रॉब्लम दी हुई है। अभी हमने जो आरएल सर्किट पढ़ा था उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ में जो है आपको इस सर्किट का जो है पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर होगा आपका cos फाई, ठीक है। और फाई क्या होगा, फाई आपका एंगल है जो इस आई के और इस
V के बीच आने वाला है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। यदि बात करें डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है, तो आप जो है पावर फैक्टर की वैल्यू के लिए जो है जो फाई जो एंगल है उसको निकाल सकते हो आप डायरेक्ट 10 इनवर्स आप जो है एक्सेल अपॉन आर से जो है आप जो है पावर फैक्टर एक डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसको वेव फॉर्म में भी देखेंगे, फेजर में भी देखेंगे, उस तरीके से भी जो है हम जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहला चीज, चलिए ठीक है, मैं फॉर्मूले से नहीं निकाल लूंगा, मैं यहाँ से निकाल लूंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा, मैं सर्किट को समझूंगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से, तो आप एक्सेल लिख सकते हैं, आपका एक्सेल हो जाएगा जे ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में दी हुई है 50 हर्ट्ज पे ये चीज़ दी हुई है, तो आप जे 2 पाई एफ एल, तो आपकी एक्स एल की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से जो है ये हो जाएगी आपकी 31.4 जे 31.4 जे, ठीक है। तो अगर बात करें इस सर्किट में इसका जो जेड हो गया है वो हो गया है आर प्लस जे एक्स एल, ठीक है। इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं फटाफट। ये हो गई आपकी 3.4 प्लस जे 31.4, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपको V फेजर की फॉर्म में दिया हुआ है, आप I फेजर की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, इस जेड को जो है आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस जेड को जो है आपने अगर पोलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 31.4 का स्क्वायर एंगल हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। एक्सेल की जगह पे आ गया है 3.14, आर की जगह पे आ गया है आपका 3.5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा 31.6 एट एन एंगल जो है ये हो गया है आपका 83.65, ठीक है। ये जो है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। आप अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो है 82MS कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है जहाँ जहाँ पे आपका कैलकुलेटर आ रहा होगा वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि आप कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं तो वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। चलो फिर भी समझने के लिए यहाँ से जो है आपका Z निकल गया है। अब आपको पता है आपका हो जाता है V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, ठीक है। V आपका है 220 एट एन एंगल 30, I आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और Z आपका जो आया है, Z आपका आया है 31.6, और आपका जो है एट एन एंगल यहाँ पे आया है, ये मैंने मिटा दिया यहाँ की चीज़ें, 83.65, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपकी I की वैल्यू आएगी 220 एट एन एंगल 30 अपॉन 31.6 एट एन एंगल 83.65, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करोगे, अब आप जो है चूंकि आप जो है पोलर फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये पोर्शन इससे डिवाइड होगा और एंगल ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, एंगल जो है आपका माइनस हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप जिसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.96 और एंगल आपका हो जाएगा 30 माइनस 83.65, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.96 और एंगल हो गया है आपका माइनस 53.65, ठीक है। ये आपके आई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए जो है इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम जो है हल्का सा एक फेजर बनाते हैं और वहां से भी जरा हम जो है इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक रेफरेंस आपने लिया, ये रेफरेंस है x, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। अब आपका v क्या है, v इस 0 से 30 डिग्री ऊपर है, ठीक है, क्योंकि 220 एट एन एंगल 30, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे 220 एट एन एंगल 30 आपका है, ये आपका v है, ठीक है। आपका करंट क्या है, आपका करंट माइनस 53.65 नीचे है, किससे, इससे है, इधर कहीं पे जो है आपका ये I है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 6.96 एट एन एंगल माइनस 53.65।
तो आपका ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 53.65 और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में अब आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज और करंट के बीच कितने डिग्री का फेज एंगल है, तो आप जो है ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कितने डिग्री का फेज एंगल आया, वो दोनों जुड़ गए 30 प्लस 53.65, तो ये आपका आ गया है 83.65, जो आपका शुरुआत में भी जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था वहां से भी आ रहा था। ठीक है, तो यहां से आपका जो है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल आ गया है। वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल होता है, अगर आप उसका कॉस्ट ले लें तो आपका क्या आ जाता है, वो आपका पावर फैक्टर आ जाता है। तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, कॉस 83.65 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे और कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 0.11। अब आपको इस पावर फैक्टर का कैरेक्टर बताना है। आरएल सर्किट है तो लैगिंग होगा, ऐसा आपको यहां पे भी दिख रहा है। वोल्टेज आपका लीड कर रहा है करंट से, करंट लैग कर रही है। ठीक है, तो 0.11 लैगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आरएल सर्किट का अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आए तो आपको जो है इस तरीके से जो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हल्का हल्का सा जो आपको जो है कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ था इससे, तो हल्का हल्का जो है आपका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ से बिल्डअप हुआ होगा। जब हम जो है और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे जो है एग्जाम वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है और अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। ये अभी जो है हमने एक आरएल सर्किट की एनालिसिस करी। अब हम जो है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्किट है वो है हमारा आरसी सर्किट। हम जो है इसकी भी जो है थोड़ा सा एसी में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वी वोल्टेज है, आर इसका है, सी इसका जो है कैपेसिटेंस है और आई इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो आपका आने वाला है वो वोल्टेज आपका आने वाला है वी आर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है, वोल्टेज आने वाला है वी सी। ठीक है, और यहाँ से जो है आपने ये साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर आप बात करें विद दी हेल्प ऑफ ए फेजर, आप जो है इस केस में भी लिख सकते हैं V का जो सम होगा वो आपका वी आर प्लस वी सी का वेक्टर सम होगा। ठीक है, चलिए अगर अब थोड़ा सा इसको फेजर फॉर्म में बनाएं तो ये आई करंट जो इसमें जा रही है और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज और इस करंट में ये दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि आइडियल रेजिस्टेंस में आपकी करंट और वोल्टेज आपका सेम फेज में होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वी आर होगा और आई करंट भी जो है आपकी इस फेज में ही होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वी आर के साथ जो है क्या करना है, वी सी को जोड़ना है। ठीक है, मगर कैसे जुड़ेगा, वो इस आई से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कैपेसिटर में आपकी करंट क्या होती है, लीड करती है। अगर आपकी करंट 90 डिग्री है, इस तरफ है, तो आपका वोल्टेज इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो किस तरफ बनाएगा, नीचे की तरफ बनाएगा। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है VC यहाँ आ गया। ठीक है, ये वोल्टेज आपका हो गया है VR ये वाला, और ये वोल्टेज हो गया है आपका VC। ठीक है, ये दोनों जो है कैसे वोल्टेज है, फेजर टर्म्स में आपने लिखे। ठीक है, अब चूंकि आप दोनों का फेजर सम कर रहे हो तो आपका VL आ जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा V, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा फाई। ठीक है, तो अगर आप यहां से इसको देखें तो आप क्या क्या चीज कमेंट कर सकते हैं आरसी सर्किट में। ठीक है, आपके आरसी सर्किट में ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, इनके बीच एंगल है फाई, तो आपका करंट लीड कर रही है। ठीक है, तो आरसी सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या आपने लिखी, करंट क्या है, लीडिंग है। तो आपका आरसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो पावर फैक्टर क्या होगा, वो पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से पता चली। ठीक है, अब वो पावर फैक्टर कितना होगा वो आप जो है यहां से भी निकाल सकते हैं और आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वो पावर फैक्टर हो जाएगा आपका 10 फाई जो है आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा XC/R। ठीक है, ये XC/XR कैसे आया, चलो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर इसको समझते हैं। LAL KKA ये एंगल है 90।
ठीक है। तो ये हो गया है आपका क्या, ये आपका हो गया है आधार, ये हो गया है आपका लंब। तो लंब बटा आधार, तो आप इसे कह सकते हैं VC अपॉन VR, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 10 VC अपॉन VR। VC को आप क्या लिख सकते हैं, VC आपका हो जाएगा I इंटू XC और VR हो गया है आपका I इंटू R। तो I से I कैंसिल, तो आप जो है यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ये आगे आप इसे लिख सकते हैं XC हो गया है आपका 1 अपॉन J ओमेगा C। J को आप फिलहाल हटा दीजिए क्योंकि आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो पावर फैक्टर हो गया है 1 अपॉन J ओमेगा CR, ठीक है। J को हटा ही दीजिए, J की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं क्योंकि आपको ऐसे भी एंगल निकालना है। तो आप जो है अगर आपका RC सर्किट है तो RC सर्किट का जो है आपको जो फेज एंगल होगा फाई, वो आप निकाल सकते हैं 10 इनवर्स VC अपॉन VR इस फॉर्मूले से, और या आप निकाल सकते हैं 10 इनवर्स XC अपॉन R, या आप निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR, ठीक है। तो मेरे पास जो है RC सर्किट के जो है पावर फैक्टर निकालने के लिए जो फेज एंगल आ गया, इसके बाद जो है आप पावर फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपका पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो RC सर्किट से आपको समझ में आई, करंट लीडिंग रहेगी और आपका पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा, ठीक है। और RC सर्किट में जो आपका जो है क्या चीज, RC सर्किट में जो है आपका पावर फैक्टर की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, वो आपकी 0 से ज्यादा रहेगी और क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी, ठीक है। ये क्यों रहेगी और कैसे नेचर की रहेगी, साथ में जो है आपकी ये लीडिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। अगर आपका कोई बोले कि आपके सर्किट में 2 कंपोनेंट है और आपका पावर फैक्टर जो है 0 से 1 के बीच है, साथ में लीडिंग है, मतलब वो सर्किट RC सर्किट है, ठीक है। 0 कब होता है, 0 आपका होता है प्योर कैपेसिटर के लिए, ठीक है, 0 लीडिंग, और 1 कब होता है, यूनिटी होता है आपका प्योर रेजिस्टेंस के लिए। मगर ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी और इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पे RC सर्किट का जो है एक हल्का सा फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाया, तो आपको जो है इससे हल्का हल्का जो है चीजें थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी, ठीक है। अब क्या है, अब जो है हम एनालिसिस करेंगे किसी सर्किट में तीनों कंपोनेंट जब हमारे एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम जो है फेजर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जब जो है हमारे तीनों कंपोनेंट सर्किट में जो है R कंपोनेंट, L कंपोनेंट और C कंपोनेंट भी जो है आपका एक साथ है, ठीक है। तो इसके फेजर ड्रॉ करने के लिए हमें जो है थोड़ा सा जो है सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। वो सावधानी क्या बरतनी पड़ती है वो मैं आपको बताता हूं अभी। ये है V वोल्टेज, ठीक है। अगर हमने माना ये R है, ये इसका इंडक्टेंस L है और इसका C है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका XL, ये हो जाएगा आपका XC, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जो आप Z निकालें तो Z जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा R प्लस JXL माइनस JXC। तो R जो है यहाँ से Z जो आपका हो गया है यहाँ से R प्लस JXL माइनस XC, ठीक है। ये आपका सर्किट में अगर R, L और C तीनों कंपोनेंट है तो आप जो है उसका इंपीडेंस आपने ही निकाल दिया है, ठीक है। वो उसका इंपीडेंस में ये वाला पोर्शन हो गया है आपका रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया है रिएक्टेंस, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंस किसी सर्किट का क्या हो गया है, वो हो गया XL माइनस XC, ठीक है। ये हम बाद में एक केस पढ़ेंगे कि जब आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है और जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो है यहाँ पे इसका फेजर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये I करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी क्या हुआ, इसका फेजर जो है, इसके फेजर बनाने के लिए हमें जो है कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने कहा कि आपका XL जो है XC से ज्यादा है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चूंकि आपको पता है ये जो है इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VR, इसके क्रॉस VL, इसके क्रॉस VC, तो आप जो है फेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VR प्लस VL प्लस VC, ठीक है। तो आप जो है फेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VR प्लस VL प्लस VC, ठीक है।
चलिए अब जो है यहाँ से फटाफट जो है इनका फेजर बनाते हैं और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये VR है। ठीक है, ये करंट इसके साथ सेम फेज में होगी क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट उसके फेज में होती है। ठीक है, फेजर को थोड़ा आसानी से समझिए, बिल्कुल कंसेप्चुअली समझोगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये VR ऐसा है और आपकी जो है I करंट ये है। ठीक है, चलिए अब आप यहां से देखिए इस करंट के रिस्पेक्ट में आपका VL क्या होगा। आपका VL इस I से 90 डिग्री क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा क्योंकि आपका VL करंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये आपका VL यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये आपका VL आ गया ये चीज़। ठीक है, और बात करें VC की तो ये इस करंट से लैग करता है तो वो किधर होगा, वो इधर होगा। ठीक है, ये VC आपका नीचे के लिए आएगा, VL आपका ऊपर के लिए आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक चीज ऊपर जा रही है एक चीज नीचे जा रही है तो दोनों चीजों का कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, मैंने कहा है इसकी वैल्यू ज्यादा है, XL ग्रेटर देन XC है, मतलब जो आपकी नेट रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो कहीं जो है आपकी ये आने वाली है। ठीक है, ये आने वाली है तो आपका जो है अगर आप V का फेज बनाएं तो ये आपका नेट वोल्टेज आने वाला है और आपकी ये नेट सर्किट में करंट फ्लो होने वाली है और ये आपका पावर फैक्टर हो गया है, फेज एंगल हो गया है फाई। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो दो चार चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, सबसे पहली चीज़ जो इस फाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 10 फाई जो होता है ये आपका हो जाएगा इस केस में x अपॉन R। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई है, ये हो गई है आपकी इस केस में XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, यहाँ से जो है आपने 10 फाई जो है आसानी से इसका निकाल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका पर्टिकुलर पावर फैक्टर यहाँ से भी निकालना चाहें, इस तरीके से भी निकालना चाहें तो आपको बता देते हैं आपका जो पावर फैक्टर डायरेक्ट भी निकल जाएगा वो होता है आपका cos फाई, उसे आप लिख सकते हो R अपॉन Z। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें आपके पावर फैक्टर की तो cos फाई, ठीक है, R Z जो आपका हो गया है वो हो गया है R प्लस JXL, तो आप यहाँ कह सकते हो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, और X आपका है यहाँ पे है XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपने देखा आपका XL ज़्यादा है XC से तो आपकी करंट जो है लैग कर रही है। अगर आपका XC ग्रेटर देन XL होता तो ये आपका नीचे होता, वोल्टेज आपका नीचे के लिए बनता उस केस में। ठीक है, उस केस को बाद में समझते हैं, फिलहाल जो है इस केस को अगर आप थोड़ा सा और डीप में समझें, आपका क्या हो रहा है सर्किट में XL ज्यादा है XC से, मतलब आपके सर्किट में इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपका सर्किट क्या होगा, इंडक्टर ज्यादा है कैपेसिटर का इफेक्ट कम है, मतलब लैगिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो अगर आपका RLC सीरीज सर्किट है और आपका जो है XL ज़्यादा है, ठीक है, XL XC से ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा उस समय पे सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, लैगिंग नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आई और इस तरीके से जो है मैंने फेजर ड्रॉ किया तो आपको जो है हल्का हल्का जो है फेजर के बारे में थोड़ा बहुत जो है अब आइडिया आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको RLC सर्किट की, सबसे पहले मैंने आपको RL सर्किट की एनालिसिस कराई, फिर RC की एनालिसिस कराई और RLC सर्किट की एनालिसिस करवाई। चूंकि ये कंसेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए जो है आपको ये यहाँ पे कराई गई। ठीक है, अब जो है इन तीनों सर्किट से रिलेटेड जो है कुछ एग्जाम में आने वाले छोटे छोटे से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको जो है इस सोर्स वोल्टेज का वोल्टेज दिया हुआ है, आपको VR जो है VR भी जो है आपको दिया हुआ है, आपको जो है इस कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जनरली जो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो अगर आप इस सर्किट में KVL लगाओगे तो आप इस तरीके से पोलरिटी देते हैं AC को प्लस माइनस, तो आप लिख सकते हो VS इज इक्वल टू VR प्लस VC। ठीक है, VS है आपका 50, VR है 30, ये हो गया आपका VC और VC आ गया है आपका
20 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से आंसर निकाला है तो आपका आंसर है गलत। ठीक है, आपका आंसर गलत क्यों है? क्योंकि चूंकि ये क्या होता है आपका, ये डीसी की बात होती थी, आप लगा सकते थे, एसी में इनका वेक्टर सम होता है, मींस Vs का जो है वेक्टर सम होगा वो इक्वल टू होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को जो है यहां से इस तरीके से भी लिख सकते हो, Vs का स्क्वायर इज इक्वल टू Vr का स्क्वायर प्लस Vc का स्क्वायर। ठीक है, तो Vs का स्क्वायर ये हो गया है यहाँ पे 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू Vr है आपका 30 का स्क्वायर और Vc का स्क्वायर। ठीक है, तो Vc का स्क्वायर हो गया है आपका 2500 माइनस 900, तो Vc स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है आपका 1600, तो आपका Vc की वैल्यू आ गई है 40 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से आपके Vc की वैल्यू आ गई है। तो आपको हल्का सा समझ में आया होगा, आपको जो है यहाँ पे KVL KCL जो है किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे KVL KCL इस तरीके से नहीं लगता है जैसा आप DC में लगाते हैं, यहाँ फेजर की फॉर्म में लगता है, तो वो इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो चलिए अगर जो है इस सर्किट का अगर आप Vc का अगर फेजर अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चूंकि VR आपका यहाँ पे होगा 30 वोल्ट, Vc आपका ऐसे आएगा इससे, क्योंकि आपकी सर्किट की जो करंट है वो आपके इस वोल्टेज के फेज में होगी, वो करंट ऐसे है, इससे 90 डिग्री का एंगल आपका कौन बनाएगा? इससे 90 डिग्री का एंगल आपका बनाएगा ये वाला वोल्टेज। ठीक है, पर कहां बनाएगा? ऊपर बनाएगा या नीचे बनाएगा? इस करंट के रिस्पेक्ट में इस कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करेगा या लीड करेगा? ये लीड लैग करेगा किससे? इस करंट से। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये नीचे डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, ये 30 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, तो इस तरीके से जो निकल जाएगा ये हो जाएगा आपका 50 वोल्ट, यही आपका Vs था। ठीक है, तो ये चीज आपको फेजर की फॉर्म में भी यहाँ पे समझ में आई हल्की हल्की। ये जो है इक्वेशन और दिया हुआ है आपको, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, जो है इस सर्किट में इस R की वैल्यू क्या होगी, इस L की वैल्यू क्या होगी और इस C की वैल्यू क्या होगी, आपको फाइंड आउट करनी है। साथ में जो है आपको जो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो दी हुई है 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, I की वैल्यू आपको दे दी है, तो आपको पता हो जाएगा यहाँ से आपका VR क्या हो जाएगा। VR आपका हो जाएगा I इंटू R, VR आपको दिया हुआ है आपका 130, I की वैल्यू है 5, R आप निकाल सकते हैं, तो आपका R निकल जाएगा यहाँ से 130/5। ठीक है, यहाँ से आपके R की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालनी है L की वैल्यू। चूंकि आपको पता है आपका जो VL जो यहाँ पे है वो आपका है XL इंटू I। ठीक है, XL की वैल्यू है आपकी 2πfL और I की वैल्यू है आपकी 5 और ये चीज़ है आपकी 30 के इक्वल। तो आप जो है यहाँ से L की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, L की जो वैल्यू हेनरी में आ जाएगी वो जाएगी 30/2πf और इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप L की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो है आपका Vc हो जाएगा आपका XC इंटू I, चूँकि I की वैल्यू 5 एम्पेयर है, XC की वैल्यू हो जाती है आपकी, Vc है 150, XC है आपका ओमेगा C इंटू I है आपका 5, तो आपका जो है ओमेगा C यहाँ से हो गया है 5/150। ठीक है, या आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ओमेगा C हो गया है आपका 1/30। ठीक है, तो आप यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 2πf, F की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आपकी इस सर्किट में जो है तीनों कंपोनेंट आपके R, L और C की वैल्यू आप जो है आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे देखा जो है एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे से जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का जो सेट है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वो गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से जो आप जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो है आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।